नमस्कार। शख्सियत प्रोग्राम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, हमारे आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर यशपाल शर्मा, जो पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्यों ना हो, उनसे बातचीत करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत हम स्वागत करते हैं। आप एक बहुत प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपने अभी एक विशेष रिसर्च की है, जिस रिसर्च को आपने कॉपीराइट भी करवाया है और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि उसको आप पेटेंट भी करवाएंगे। हमें उस रिसर्च के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? हमने पिछले 4 सालों से ये देखा जी इनफैक्ट एक पेशेंट की मैंने एंजियोप्लास्टी की जी उसका वेट बहुत ज़्यादा था जी 115 किलोग्राम। जब उसकी एंजियोप्लास्टी हमने की तो उसको हमने डाइट चार्ट दिया। हमने कहा इस डाइट चार्ट के अकॉर्डिंगली आप अपना वेट कम करो। जी तो वो पूर फेलो 3 महीने के बाद जब आया तो 1 किलो वेट भी कम नहीं कर सका। जी मैंने उसे कहा ये तो हमने एंजियोप्लास्टी की है, ये कुछ फ़ायदा नहीं होगा, या तो स्टेंट बंद हो जाएंगे या फिर कोई डिजीज़ हो जाएगी उनमें। जी तो मैंने कहा कि भैया आप अपना वज़न कम करो। उसने कहा कि मेरे को तो वो समझ ही नहीं आता। वो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो कईयों को समझ नहीं आता, ना साइंटिस्ट को, ना इंजीनियर को, इवन डॉक्टर्स भी इसको कोई फॉलो नहीं करता। जी तो इसकी कंप्लाइंस 5% में नहीं है। मेरे में आया कि एकदम मैंने बोला उसे कि जब आप जितना खाते हो उसको आधा कर दो और स्लोली खाओ। तो 3 महीने अगले के बाद आया तो उसका 10-12 किलो वेट कम हो गया। जी तो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। तो उसके ऊपर मैंने सोचना, काम करना शुरू कर दिया जी कि ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। तो उसको मैंने बोला कि और कम कर लो। वो इतना खुश हो गया कि उसकी शक्ल बदल गई, उसका सब कुछ बदल गया। तब मैंने उसके बाद मैंने अपने सभी पेशेंट जो उनकी एंजियोप्लास्टी की तो उनको ये बताना शुरू कर दिया कि आप अपनी डाइट हाफ कर दो, उसको धीरे धीरे खाओ जी और साथ में सैलड्स लो, फ्रूट लो, जी। वेजिटेबल लो। तो इनफैक्ट वो सारे, जब मैंने भी अपने पे ये एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने देखा कि जब आप स्लो खाते हैं तो एक के बाद खाई नहीं जाती रोटी। ये खाई हुई जाए तो अपनी बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंगली ले लेती है। जी फिर उस पर मैंने अपने MBBS प्रॉफ के, एनाटॉमी के, मेरे को सब याद आ गई कि अमृतसर में हम पढ़ते थे जी कि ब्रेन में एक हंगर सेंटर होता है, एक स्टाइटी सेंटर होता है। जी उसको सिग्नल जाते हैं स्टमक से, जो कि हार्मोन के थ्रू, नर्व के थ्रू, या फिर अब स्टमक की जहाँ पे भोजन जाता है उसकी डिस्टेंशन के साथ जी सिग्नल होते हैं। जी तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये सिग्नल बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ये खाने की क्वांटिटी नहीं मैटर करती, ये सिग्नल ज़्यादा करते हैं। तो जैसे ही उन सिग्नल को उतना टाइम मिलता है तो आप आधी या एक रोटी भी उस वक्त तक खाते हैं, साथ में सब्जी और दाल या सैलड्स धीरे धीरे खाते हैं, तो आधा घंटा इसको आराम से लग जाता है। जी जैसे एक छोटा सा बाइट लो रोटी का, फिर दाल लो, फिर सब्जी लो, एक ककम्बर, खीरा या अनियन उसको खाओ, उसके भी 3-4 पीस ककम्बर के करना पड़ते, तो एक साइकिल कोई 2 मिनट लग जाते हैं। जी तो फिर मैंने देखा कि जब हम कई बार एंजियोप्लास्टी करते थे, हम जल्दी में, हम भी ना डॉक्टर बड़ी जल्दी में खा लेते हैं कि पेशेंट है आगे। जी तो फिर हमने वो लंच में भी वैसे किया, तो रादर हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ गई। जी तो फिर मैंने सभी पेशेंट को बताना शुरू किया। फिर तो ऐसा इतना हुआ कि हम ले में गए हुए थे, हमारे साथ डॉक्टर आर्मी के, अपने साइंटिस्ट DRDO के, डॉक्टर असीम, डॉक्टर भास्कर, और यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स, उनके साथ बेट लग गया, बेट टू विन, कि भाई अगर आप 4-5 चपातियाँ खा जाओ तो आप इतने पैसे। तो वो खा ही नहीं सके। तो वो ये कंसेप्ट हो गया कि समथिंग अनजाने में गलती हो रही है। अगर ये गलती पता लग जाए लोगों को तो ये गलती हो ही नहीं सकती। तो ये कंसेप्ट में हो गया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कि ह्यूमन माइंड इतना इंटेलिजेंट है कि ये कभी गलती नहीं करेगा, ये कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। अगर किसी ह्यूमन माइंड को ये पता हो कि यहाँ कुआं है तो ये कुएं में कभी नहीं छलांग लगाने देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इसको, माइंड को, इंटेलिजेंस को और सिग्नल्स को कर लिया कि सेंटर्स को। तो उस पर हम सोचते हुए, बात करते हुए बाकी पेशेंट में फिर आगे इसको, इस कंसेप्ट को कि रोटी खाने के बाद एंजाइना क्यों हो जाती है। जिनको एंजाइना होती है उनके कई बार अगर ज़्यादा रोटी खा लें तो एंजाइना हो जाती है। रात को हम देखते थे जब कॉल पे इमरजेंसी में, तो जितने हार्ट अटैक आते थे उनमें ये होता था कि रात को खाना ज़्यादा खा लिया जी, और उसके साथ हो गई पार्टी में लेट
खाना खाया जी। या ड्रिंक की, तो हमें लगा कि ये कुछ गलती हो रही है अनजाने में, जिससे कि हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। एक वेस्टर्न में बड़ा है कि हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम है। उनका फ्राइडे वीकेंड आता है, वो बड़ा एंजॉय करते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बूज, और सैटरडे को कई लोगों में उनके हार्ट रेट पेल्पिटेशन शुरू हो जाती है, जी। एट्रियल फिब्रिलेशन, जी। तो वो एडमिट होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसको हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम रखा हुआ है। मैं कहा ये भी एक बड़ी अजीब बात है, इसका भी मिल गया। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो सिग्नल तो जाते ही हैं, उन सिग्नल को तो थोड़ा टाइम चाहिए, जी। 15 से 20 मिनट, अगर आधा घंटा तो बहुत ही अच्छा है, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स। तो अगर वो सिग्नल चले जाएं, तो आपने जब एक रोटी भी खाई है तो उसको आपको सिग्नल जब अप्रोप्रिएट टाइम में मिल गया, जी। तो वो आपको बोल देगा, आपको खाने नहीं देगा, आपके हाथ में रोटी रह जाएगी। जी। आपका ये बड़ा एक वैसा था। और गलती से अगर उसी टाइम में 5-6 मिनट में आपने 6-7 रोटियां खा ली, तो वो रोटियां तो चली गई अंदर, और उसका फ़ायदा तो क्या होना, एक तो सिग्नल ठीक नहीं जाएगा, एक आप दिमाग से नहीं रजेंगे, आप पेट से तो पेट भर जाएगा, आप कहेंगे कि पेट भर गया, फिर भी आंखें बोलेंगे ये और चीज़ खाएं, ये और खाएं, जी। तो ओवर ईटिंग हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि ब्रेन को तो सिग्नल मिला नहीं। बिल्कुल। और उसका ये है कि अगर 1-2 घंटे जैसे ही वो फूड नीचे जाता है, एक तो प्रॉपर मिक्स नहीं होता, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, एंजाइम काम नहीं करते, जी। तो सारा एक डंपिंग सिंड्रोम हो जाता है, जी। कि जैसे कि किसी फूड को कहीं डस्टबिन में फेंक दिया, बिल्कुल। सारा वेस्ट चला जाता है। बिल्कुल। वो ना तो एनर्जी देता, जी। रादर उसका ये होता है कि जब स्टमक डिस्टेंडेड हो जाता है तो डायफ्राम ऊपर हो जाता है, तो लंग्स वॉल्यूम कम हो जाता है, जी। तो सांस की गति बढ़ जाती है, जी। हृदय की गति बढ़ जाती है, जी। तो इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। और दूसरा क्या होता है कि इस भोजन को पचाने के लिए नॉर्मली जो ब्लड सप्लाई है, आईज, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जी। ये थोड़ी स्टमक की तरफ जाती है, जी। ताकि उसको हम कहते हैं कि डाइवर्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन, जी। स्टमक, इंटेस्टाइन। जी। और अगर किसी ने ज़्यादा खा लिया तो ये ज़्यादा ब्लड सप्लाई इधर चली जाती है, जी। तो क्या होता है कि आँखों में, ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बिल्कुल। और बंदे को नींद आना शुरू हो जाती है, जी। और हार्ट पेल्पिटेशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जो बॉर्डर लाइन है उनको एंजाइना शुरू हो जाती है, जी। जिनके लंग्स में उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, जी। कई बार नीले होना शुरू हो जाते हैं, जी। और पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जी। तो ये कंसेप्ट कि रोटी खाने के बाद नींद तो आनी नहीं चाहिए, रादर बंदे को और अलर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि जैसे आप अगर स्लो खाते हैं, सिग्नल जाते हैं, तो इमीडिएटली फूड के बाद आपको एनर्जी आती है, आप मोर कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, मोर एक्टिव हो जाते हैं। जी। तो ये कंसेप्ट से हमने देखा कि एक तो गलती से ज़्यादा खाया गया, वो डंपिंग डस्टबिन में चला गया, और दूसरा ब्लड सप्लाई उधर चली गई, और तीसरा एनर्जी वेस्ट हो गई। जी। तो हम तो सोचते हैं कि ज़्यादा खा के एनर्जी बनेगी, वो तो नेगेटिव जाती है, बिल्कुल। और सारे लंग्स वॉल्यूम कम हो जाते हैं। फिर हमने इसको सारे से कोलैबोरेट किया कि ये तो बड़ा हमारा एक लिखा भी हुआ है कि अल्पाहार दीर्घ आयु, तो उसका ये था कि देखो इसमें सारे रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जो रिसर्च कर भी रहे हैं, दे ऑल्सो बिकेम विक्टिम ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ब्लाइंडनेस, रिनल फेलियर। तो ये था कि रिसर्च तो बड़ी हुई, बट जो रूट कॉज है वो नहीं पकड़ा गया। जी। तो रूट कॉज ये है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ऑल्दो 5-4% वो करते हैं, कुछ स्लो खाते हैं, कहते पतले रहते हैं, बट वो भी इतना वो नहीं कि इसका रैशनल कैसे है, वो कईयों की हैबिट होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑल ओवर द ग्लोब फास्ट ईटर हो जाते हैं। जी। एक तो भूख पहले लगी होती है, जब भूख लगी होती है तो बड़ी जल्दी खा के, ना तो फिर होती है तो जल्दी खा जाते हैं। और सेकेंडली जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडियंस हैं, जो NRIs हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनमें भी हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, और ये सारी नॉन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन, ये बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने देखा कि एक सिंपल कंसेप्ट से 100 बीमारियों का इलाज हो रहा है। क्या बात। और उधर फूड की सेविंग हो रही है। जी। तो ये एक बड़ा ऐसा लगा कि इससे तो मोर देन 100 डिजीज़ कम हो जाएंगी। जी। और जो सारी ये फटीग चल रही है, रेस्टलेसनेस चल रही है, जी। बॉडी ख़राब हो रही है, इतना ओवरवेट हो रहा है, ओवरवेट रिलेटेड अपने लेग्स में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम्स, लंग्स में प्रॉब्लम, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, डिस्क में प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम। फिर गट में प्रॉब्लम, गट में इन्फेक्शन रहती है, गॉल ब्लैडर में, फैटी लीवर, एब्डोमेन के
सराउंडिंग फैट इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट हिप रेशो हो जाती है, तो एक कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है जी। जिससे कि हम एशियन में इतना है, इंडियन में, एशियन में, तो ये हमें लगा कि ये तो कारण ही ये है, अगर वो करें तो सारे वेट कम हो जाएं। हमने जो एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट के बाद हमने नॉर्मल को, जो दूसरे पेशेंट थे हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक के, जब दूसरे कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सेरिब्रोवैस्कुलर प्रॉब्लम, सभी को ये बताना शुरू कर दिया। डाइट चार्ट का मैंने रादर की बंद ही कर दिया, रादर डाइट चार्ट ना, कि वहाँ से डाइट चार्ट लो। तो ये एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का टाइप 2 डाइट चार्ट है। तो हमने ये सिंप्लीफाइड वर्जन डाइटरी इंटरवेंशन की, तो जो कि कॉमन मैन को भी और दूसरे को भी, और इतनी लगी कि उनकी रादर इम्प्रूव हो गई। ओवरवेट ही नहीं, जो अंडरवेट थे, वो जो 8-8 रोटियां खाते थे लेबरर, जब वो उनकी संकन चीक्स और बड़ा काला सा रंग, जब उन्होंने 1-2 की, क्योंकि 1-2 के बाद वो खा नहीं सके तो वो एकदम आफ्टर ए वीक उनका चेहरा बदल गया, ग्लो आ गई और उनका वेट गेन हो गया। तो ये बड़ा था कि ये एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आए जब मैंने पहले ये किया कि जी इससे जो लेबरर है उसका काम, वो काम इतना करता है तो वो क्या करेगा। तो इसमें बड़ा था कि इसमें तो ये है कि माइंड इज सो इंटेलिजेंट दैट इट टेल्स यू व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट। तो हमारा तो ये कंसेप्ट है कि माइंड को आपने समझना और उनको सिग्नल को टाइम देना है माइंड में करने का। तो इस कंसेप्ट से हमने इसको करते करते हम यहाँ तक पहुँचे कि हमारा ये क्लेम हो गया कि भाई कोई ओवर ईटिंग नहीं कर सकता, अगर जो अनजाने में ये गलती हो रही है उसको पता लग जाए और उसको ये भी पता लग जाए कि ये ब्लड सप्लाई भी डाइवर्शन उधर हो रही है। तो ये इलिटरेट फेलो भी, लिटरेट तो सिग्नल से एकदम समझ जाता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए वो इलिटरेट भी समझ आता है। तो इसके बाद उन्होंने कई आगे लोगों को बताया कि अपने घर में, तो इससे एक तो अन्न की सेविंग, कईयों ने ऐसे बताया कि जो 1 महीने का राशन है वो 3.5 से 4 महीने चला, और गैस की सेविंग हुई जी। तो इससे जो सेविंग हुई उसको अगर देखा जाए तो 1000 से 2000 मिडिल क्लास फैमिली और जो बड़ी एफ्लुएंट फैमिलीज हैं उनका तो 4-5 हज़ार का बच सकता है। और एक तो ये, फिर वो आगे एक तो गलती हो जाती है, फिर उसके लिए जिम में जाना, टाइम वो करना, और इस कंसेप्ट से आप मॉर्निंग में इतने फ्रेश उठते हैं कि आपको नींद भी अच्छी आती है। और नींद भी ऐसी होती है कि आप मॉर्निंग में उठते ही सैर करने जाते हैं, आपको बेड टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो जो विशियस साइकिल ऑफ फटीग है वो ब्रेक हो जाता है। तो आपको नया दिन चढ़ता ही कुछ और लगता है और आप अपने आप ही सैर करने जाते हो। वास्तव में नया दिन चढ़ता है। अदरवाइज तो आप 8-9-10 बजे तक उठते ही नहीं। और इस तरीके से जो नींद ली हुई 6 से 7 घंटे नींद, जो दूसरी 12 घंटे की नींद की बजाय अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो इससे वो टाइमिंग नींद का, इकोनॉमिक्स का, फूड का, डिजीज़ का, तो हमें लगा कि ये एक कंसेप्ट जो कि मिलियंस ऑफ कार्डिक डेथ, हार्ट अटैक, अरिथमियास, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रेनल फेलियर एंड सो मेनी अदर डिजीज़ इससे प्रिवेंट हो जाएंगे। और प्रिवेंट होने के साथ ही और ट्रिलियंस ऑफ मनी, डॉलर्स, करेंसी विल बी सेव्ड। इवन यूनाइटेड स्टेट्स में एक ऐसा है कि ओवरवेट और ओबेसिटी कंट्रोल हो जाए तो उनका जितना डिफेंस बजट है इक्वलेंट टू दैट वो खर्च होता है वो बच जाएगा जी। तो कितना कि उनका तो डिफेंस बजट बहुत ही है। बिल्कुल। तो एक किस्म का ये ग्लोबल पीस की तरफ टर्न आ जाएगा जी। डॉक्टर साहब, मेरा जो विचार है वो ये है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं। विज्ञान ने प्रगति की है और बहुत प्रगति की है, हम भी विज्ञान की धारा के साथ साथ बहते रहे हैं। लेकिन हम सुनते थे बचपन में कि जब एक कौर आप मुंह में डालते हैं रोटी का, उसको 32 बार कम से कम चबाना चाहिए। यानी हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसमें ये बात कही गई थी। आप शायद उसी विरासत को फिर से उजागर करने की बिल्कुल ठीक ये बात कि कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं जो कि मॉरल वैल्यूज़ की बहुत वैल्यू है। जैसे जो हमारे बुज़ुर्ग बोलते थे, हमारे बुज़ुर्ग ये भी बोलते थे कि भाई आज हमें भी, मेरे को याद है मेरे पापा बोलते थे कि भाई आपका कल एग्ज़ाम है, आप जल्दी सोना, खाना कम खाना और सुबह उठ के पढ़ना। तो हमें था कि खाना कम खाते थे तो हम पढ़ लेते थे। और देखो जब हमें ये भी पता है कि जब हम स्प्रिंट लगाने, रेस लगाने के लिए जाते हैं तो हम कहते खाना मत ज़्यादा खा लेना। जब हम कहीं और काम करना तो खाना मत ज़्यादा खा लेना, नहीं तो काम नहीं होगा। कंसेप्ट थे, सब थे, बट उसको ऐसे है कि गलती सभी करते रहे
डिस्पाइट दिस। अब ये है कि मुझे लग रहा है कि जब ये पता लग जाएगा सारा सभी को कि ये लॉजिक रैशनल प्लस ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है, तो कोई भी ये मिस्टेक नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। और हम एक बार दोबारा उस विशेष साइकिल से उस विशेष साइकिल से हम निकल जाएंगे फिर अपनी और जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है फूड का और थिंग्स मेनी मिसमैच विल बी सॉल्व। और एक डिमांड सप्लाई मिसमैच ही है जो कि क्राइम को, फ्रस्ट्रेशन को और एंग्जाइटी को जो बढ़ावा देता है। यानी आपका कॉन्सेप्ट ये है कि हम जितना धीरे धीरे खाएंगे तो हमारे जो दिमाग में हंगर के जो वो एक तंतु हैं, हाँ जी, जो हंगर के वो अपने सेस्टी सेंटर है, हमारे दिमाग में दो सेंटर हैं, एक हंगर सेंटर है, एक सेस्टी सेंटर है जी। जब हमें भूख लगती है तो हमारा हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है जी। और तब हम भूख लगती है जी। अगर देखो भूख लगे तो खाओ तो वो अच्छी लगती है और उसको स्लोली खाओ तो एक लेप्टिन हार्मोन और इंसुलिन, कोलेसिस्टोकाइनिन वो जाते हैं तो वो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस पे सेस्टी सेंटर होता है। जब वो वहाँ स्ट्राइक करते हैं तो एकदम मन को तसल्ली हो जाती है, आनंद मिलता है एक फूड खाने से। तो देखो पुराने ज़माने में मेरे को याद है कि एक हमारे कालीचंद पुरोहित चिंतपूर्णी के पास आते थे हमारे घर में महीने में, जब हमने उनको खाना देना, हमने भी खाना, तो उन्होंने भोजन के बाद बड़ा आनंद, उन्होंने कहना बहुत आनंद आया। तो मेरे को वो बात जब मैंने इसको खाने को शुरू किया मेरे को एकदम कोरिलेट हो गई कि ऐसे खाने से तो आनंद आ रहा है वाकई। तो वो आनंद हुआ इतनी, आपको यू फील सो सेटिस्फाइड कि आपको 4-5 घंटे कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। तो ये बड़ा था, इससे काफ़ी कोरिलेट और भी बातें मैंने बड़ी की, कोरिलेशन मैंने कई देखे, कुछ ऐसे भी मैंने देखे इतने ओवरवेट हो जाते हैं कि पार्टी में खाना खाते जाते हैं पता ही नहीं लग रहा। इवन मेरे पापा कहते होते थे कि कुछ बंदों कईयों को कि उसको तो खाने का ही नहीं पता लगता। तो मैंने वो देखे भी पार्टियों में कभी कहीं और भी, तो वो खाना खाते खाते ही डाइनिंग टेबल पे सो जाते हैं। तो उनको उठा के गाड़ी तक या उठा के बेड तक, तो फिर वो सारा लग गया कि मैं क्या ये तो सारी डाइवर्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इधर चली गई, आंखों में तो खून रहा नहीं ब्रेन में, तो बंदे ने तो लेटना है। तो अगर हमें खाना खाने के बाद लेटना पड़ जाए तो ये समझ लो कि ओवर ईटिंग हो गई। बिल्कुल। अगर आप अलर्ट हैं और आपने स्लोली खाया, सिग्नल को टाइम दिया, तो आंखों के आगे नींद नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया है, क्योंकि मैं वाकई महसूस करता हूँ जितनी हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी है, फास्ट फूड, फास्ट ज़िंदगी, हर जगह पे पहुंचने की हमको जल्दी, हर काम को निपटाने की जल्दी, तो हम हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना सीख गए। हमारी जो पुरानी परंपराएं थीं, हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। और वाकई जो आपका संदेश है, इससे बहुत से लोगों को सही मार्गदर्शन मिलेगा और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ वो देश की जो अन्य समस्या है, अन्न की समस्या का भी निदान कर पाएंगे। एक तो अन्न की समस्या के साथ में जो सेविंग होगी वो अगर जैसे इंश्योर कर लेते हैं तो हेल्थ फॉर ऑल भी होगी, और एक फूड फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, और ये दो कंसेप्ट, इससे जो सेविंग गवर्नमेंट को, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को होंगी, अगर वो डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ के बेस्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में, पीजीआई, एम्स जैसे सारे अपने स्टेट्स में हॉस्पिटल खोल दें, और रादर की गवर्नमेंट को तो बेनिफिट होगा बिकॉज सारे इंश्योर्ड हैं, सारी वो अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट हेल्थ सिस्टम सारा हो जाएगा, और डॉक्टर्स भी बेस्ट होंगे, और डॉक्टर कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई कंट्री को छोड़ के नहीं जाएगा, इतनी अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी, डिजीज़ कम हो जाएंगी, ट्रीटमेंट बेस्ट हो जाएगी। और ये जैसे यूरोप और अपना अमेरिका वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलती है, वैसी ट्रीटमेंट मिल जाएगी, और पेशेंट एयरलिफ्ट हो सकेंगे। क्या बात, जो भी आप कोई भी आप एडवांस सोच लो, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल with so much amount of money which will be saved by this one food as well as health also। जी, पीजीआई एक बहुत बड़ी संस्था है और लोगों का बड़ी इसमें आस्था है, बड़े विश्वास से लोग पीजीआई में आते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो मेडिकल साइंस है एक अविरल बहता प्रवाह है ज्ञान का, जिसको प्रवाहित हमेशा रहना चाहिए। तो डॉक्टर्स अपने ज्ञान को अप टू डेट रखने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं और किस प्रकार से पीजीआई की मैनेजमेंट उनको हेल्प करती है? डॉक्टर्स अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए काफ़ी इंटरनेट का, जैसे कॉन्फ्रेंस का, पेशेंट्स का, काफ़ी उनमें इंटरेस्ट से काम करते हैं। इंटरनेट बहुत बड़ा एक माध्यम है। इंटरनेट बहुत बड़ा माध्यम अब आ गया है, लाइब्रेरी में जाके
तो डॉक्टर यहाँ काफ़ी स्ट्रगल करते रहते हैं कि और नॉलेज मिले, और नॉलेज मिले, लेटेस्ट एडवांसमेंट का पता लगे, लेटेस्ट टेक्निक का पता लगे, ताकि हम वेस्टर्न कंट्री के बराबर सारा कुछ जो वहाँ हो रहा है पीजीआई में भी करें। तो ये हर एक डॉक्टर की ये रहती है। उसमें हमारे प्रशासन का, मिनिस्ट्री का भी बड़ा अच्छा रोल है। वो भी हमें, जैसे पीजीआई को हर एक सेंटर दे रही है, ट्रॉमा सेंटर, एडवांस्ड कार्डिक सेंटर, एडवांस्ड आई सेंटर। क्या बात। तो जैसे उनका ये है कि ऑल्दो नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, पीजीआई में किसी पेशेंट को ना नहीं करते, गेट बंद नहीं करते, जो आया उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो इनका यह है कि पीजीआई बहुत बड़े एरिया को कर रही है। बिल्कुल। उसमें जे.एंड.के, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, बिहार के कुछ पेशेंट, राजस्थान और काफ़ी एरिया के, उत्तराखंड के, तो इतने पेशेंट आते हैं पीजीआई सभी के लिए। और पीजीआई में हर एक की ये होती है कि सबको ट्रीटमेंट मिले। कभी इमरजेंसी में होता है कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है, रश क्लियर करने का। तो इस कंसेप्ट से एक तो बीमारी कम होगी, ये भी है, और इससे ट्रीटमेंट भी बेस्ट मिलेगी और फैसिलिटी और बढ़ जाएंगी, क्योंकि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाया जा सकता है। ऐसी पीजीआई कुछ और भी खुल जाएंगी। इनफैक्ट अभी मिनिस्ट्री का ऐसा है कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस को वो एम्स पीजीआई पैटर्न पे अपग्रेड कर रहे हैं। जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पे कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को आगे ट्रेनिंग देंगे। तो ये बड़ा अच्छा है। जैसे कि जम्मू, छत्तीसगढ़, कई कॉलेजेस, 12-13 कॉलेजेस हैं। अभी उनके पीछे मैं एक कमेटी में गया था दिल्ली, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वहाँ पे वो परचेजिंग इंस्ट्रूमेंट के, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे वो चीज़ें आएंगी, जैसे कि आईवस है, कैथ लैब है, एंडोस्कोपी के एडवांस हैं, वेंटिलेटर हैं। तो मतलब कि एक वही चीज़ वहाँ पे सभी को उपलब्ध होगी और काफ़ी बंदों को इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। वो एरिया वहीं, वहाँ के पेशेंट वहीं कैटर हो जाए। बहुत आवश्यक है ये बात। बहुत आवश्यक है। इतना टाइम करना आज के ज़माने में, कितना फेयर हो गया हुआ है बसेस का, टैक्सीज का, और कितने दिन का। ये तो रादर कि हर स्टेट में एम्स पीजीआई वैसा, जब जो कि गवर्नमेंट का एक ड्रीम भी है, ये कुछ दिनों में हो जाएगा। यानी आप महसूस करते हैं कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है अपने कर्तव्यों सरकार पूरी तरह जागरूक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का काम कर रहे हैं। आशा का, अभी हेल्थ मिनिस्टर साहब आए थे हमारे, उन्होंने जैसे बताया, जैसे हम भी पढ़ते हैं, तो एक ये है कि रूरल में भी उनको सारी अवेयरनेस मिले, ट्रीटमेंट मिले। तो उसके मिशन से काम हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो योजना बनी हुई है, तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस कंसेप्ट से अगर ये सभी को पता लगा तो ये और एम्पलीफाई हो जाएंगी और क्विक हो जाएंगी, और इंडिया 2015 तक डेवलप कंट्री बन सकता है। ये मैंने ड्रीम लिया था। रादर मैंने तो 2012 लिखा था, बट मैं 4 साल थोड़ा मे बी लेट हो गया। 4 साल मेरे को इसको थोड़ा लिखने में, इसका वो करने में, बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल, कैथ लैब, एंजियोप्लास्टी, इंटरवेंशन में होने से। तो लेकिन मेरा ये पक्का दृढ़ विश्वास है कि 2015 तक इंडिया डेवलप कंट्री होने में सफल हो जाएगा। आप बड़े आशावादी हैं इस विषय में। डॉक्टर साहब, जो आजकल हमारा जीवन का ढर्रा है, पहले हम पढ़ते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब हमारा जो तरीका है, बच्चे सोचते हैं कि रात को हम देर तक बैठ के पढ़ेंगे, नाइट लाइफ शुरू हो गई है, नाइट क्लब्स बन गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, इनका जीवन पे हमारे अच्छा प्रभाव पड़ता है? इनका हमारे जीवन पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा। इनफैक्ट ये जब बच्चे, हमारे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं, तो मैं हमने भी पढ़ा है, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज दैट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल। ये कंसेप्ट तो सारे ग्लोब को चेंज कर सकता है। बिल्कुल। अब आज ही मैं डॉक्टर बीके शर्मा और डॉक्टर पाठक साहब से मिला, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर्स रहे हैं पीजीआई के। बिल्कुल। तो यही बात हुई। डॉक्टर बीके शर्मा, उन्होंने बताया कि एक यंग कपल, उनके काफ़ी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उनसे जब पूछा गया कि कब सोते हैं, तो 2:30-3 बजे सोते हैं, कि ये क्लब में जाते हैं, नेक्स्ट डे उठा नहीं जाता, फिर वो आगे प्रॉब्लम बॉडी की कई शुरू हो गई। तो देखो, सेम सिंपल कि अगर थोड़ा सा जल्दी सो जाओ, आप 10 बजे सो जाओ और करो, तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म। और कितनी कंट्री की सेविंग एनर्जी की हो जाए, कितनी। मेरा तो ख्याल है, मैं तो इनफैक्ट कभी ये सोचता हूँ कि अगर डे टाइम लाइट को कंजर्व कर लो, ये तो क्या कि कितनी न्यूक्लियर के बराबर ये हो जाए, कितनी सेविंग, और कितने एक्सीडेंट बच जाएं, कितने ड्रिंक्स जो लेट होते हैं, क्राइम लेट होते हैं, इनफैक्ट वो सब कम हो सकते हैं। कितनी हेल्थ कम हो जाएंगी। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, ये जो लेट खाना खाते हैं, उससे ये सारी टेंडेंसी, हार्ट अटैक, जो अरिथमियास,
जो कार्डिक प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनमें लेट डिनर लेट टू बेड एक बिल्कुल। कारण है। बिल्कुल तो वही है कि हेल्दी का वो है, जो कंसेप्ट वही है बिल्कुल। कि जो लेट खाना खाना इज इक्वल टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिवेंशन इज बेटर देन। तो एक ये भी एक स्टेप है कि अर्ली खाना खाओ 8 से 9 के बीच में, और 9-10 बजे सो जाओ, बिल्कुल और सुबह 4-5 बजे उठो। बिल्कुल तो रादर कि ये ऑफिस का टाइम है, ये भी चेंज हो जाना चाहिए। जी। ये भी 10 की बजाय ये 8 बजे शुरू और 3-3:30 खत्म हो, लंच लाइट लंच विद द सेम जी। कंसेप्ट, और सारी सेविंग ही सेविंग है बिल्कुल। कंट्री। किसी शायर ने कहा था, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति का हम अंधानुकरण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने आज संदेश हमको दिया है, एक बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है, अल्पाहार का और सही वक्त पे उठने का, सही वक्त पे सोने का। तो शायद हमारे बहुत से दर्शकों की आंखें खुलेंगी इससे, और बहुत से लोगों का जीवन जो है परिवर्तित होगा और एक हेल्दी जीवन में व्यतीत करना शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बचपन कहाँ बीता? बचपन शुरू में मेरा जलंधर के पास फगवाड़ा में, जी। वहाँ पे मैंने स्कूलिंग की। मेरे पिताजी JCT टेक्सटाइल मिल्स में सर्विस करते थे, जी। तो वहाँ पे मैंने 1st to 5th पढ़ा। बड़ा अच्छा लगा मेरे को वहाँ। इनफैक्ट बड़ा स्कूल में मेरा था, सारे मेरे फ्रेंड थे। जी। जब मैं 6th में, फिर मैं चिंतपूर्णी के पास हमारा विलेज, वहाँ गया, जी। तो मेरे को बड़ा वहाँ पे थोड़ा लगने लगा कि एकदम मैं एडजस्ट नहीं हो रहा था 6 महीने। तो मेरे पिताजी कहते कि आप वापस फगवाड़ा में चल जाओ, ये अगर नहीं दिल रहा। तो 6th से 10th पढ़ा, पर मैं वहाँ भी एडजस्ट अच्छा हो गया। तो वहाँ थोड़ा सा रूरल का था, यहाँ थोड़ा सिटी का था। बिल्कुल। तो बट आई हैड ए वेरी गुड एक्सपीरियंस देयर ऑल्सो। मैं उन सारा स्कूल का देखा, ये देखा, और टर्न पॉइंट वहीं आया मेरा। वहाँ पे मैं 6th 7th में तो ऐसे ही मेरे को कहते रहते थे, जब मैं भी सोचता था कि जज बनूंगा, DC बनूंगा, जैसे छोटे होते होता है। लेकिन 9th 10th में एक टोटल चेंज आया। जी। मेरी टीचर ने जब वहाँ पे प्रोफेशन की बातें चलने लगी स्कूल में, कि डॉक्टर्स पे ऐसे लिखते थे सभी पे, तो डॉक्टर के प्रोफेशन उन्होंने बताया कि सबसे नोबल प्रोफेशन बिल्कुल डॉक्टर्स का प्रोफेशन। तो मैंने उसी दिन कर लिया कि मैंने डॉक्टर बनना है। जी। तो मेरे स्कूल के काफ़ी DAV कॉलेज में आए थे, तो पापा भी कहते थे, वो कहते थे मेडिकल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें प्री मेडिकल में कोई मुश्किल नहीं आई। जी। हम हमेशा मेरिट में रहे। फिर आगे DAV जलंधर से मेडिकल कॉलेज में, वहाँ भी हमने मेडिकल कॉलेज में बड़े आराम से किया, ऑलवेज इन मेरिट। जी। तो अच्छा लगा। आगे फिर हमने MD करके फिर हम PGI आगे। जी। हर किसी व्यक्ति का कोई प्रेरणा स्रोत होता है, कोई रोल मॉडल होता है। आपका ऐसा कौन रोल मॉडल था, जाने में अनजाने में, जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया हो कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो? एक स्कूल में एक टीचर, जी। पूरन चंद पटियाल जी। बहुत अच्छे टीचर, इंग्लिश के टीचर थे, और अभी वहीं पे प्रागपुर के पास रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा चेंज किया कि उन्होंने ये बताया कि भाई यू हैव ए पोटेंशियल। इनफैक्ट मेरे को सभी बोलते थे कि भाई आप ये करो तो आप सारे स्टेट में फर्स्ट आ जाओगे। DAV कॉलेज में बोलना कि आप ये करो तो आप यूनिवर्सिटी में टॉप कर लोगे। तो हमारे जो टॉपर साथ में ही होते थे, कुछ डॉक्टर्स के बच्चे, कुछ दूसरे, तो मेडिकल कॉलेज में भी। तो लेकिन हम बड़ा सिस्टमेटिक हमने पढ़ना, सारा हमने काम करना, कभी हमने ये नहीं, हमेशा मेरिट में रहे। तो एक पापा का बड़ा था कंट्रीब्यूशन। वो कहते थे कि भाई डॉक्टर का प्रोफेशन प्लस अगर आप सोसाइटी को कुछ दे सको तो इससे बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल। कहते कि अगर पैसा ही कमाना हो तो दुकान खोल लो। तो उनकी ये थी, और आदर को ऐसे बोलते थे कि पैसा दुनिया में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। पैसा उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत ना हो, वो ऐसी ज़रूरत की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ना कभी कम हो, खाने के लिए कम ना हो, बच्चों के लिए कम ना हो, लेकिन इससे ज़्यादा हो तो वो पैसा ही ख़राब कर देता है। बिल्कुल। तो ये बड़ा था कि पैसा कैसे ख़राब करता है। मैंने इसके भी सोचना शुरू किया। तो वही था कि पैसा के अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको पैसे की बंदे को चिंता ही लग पड़ती है, और ये चिंता ही चिता का कारण बन जाती है। चिता के समान है। बिल्कुल ठीक बात है। और डॉक्टर साहब, आपने जैसे जैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखा, डॉक्टरी की तरफ आपके कदम बढ़ते चले गए, आपको कैसे ख्याल आया कि कार्डियोलॉजी में ही आपको स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए? इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है जी।
जब मैंने हाउस जॉब की तो मैंने मेडिसिन में की, मैंने सर्जरी में, मेरा इनफैक्ट पहले सर्जरी में इंटरेस्ट था, मेरे जो था कि सर्जरी में करना है जी। लेकिन सर्जरी में वहाँ पे क्या हुआ कि जो फॉर्म देना था, प्लस मेरा एक फ्रेंड था, उसने बाई चांस वो कह रहा था कि मैंने मेडिसिन में जाना, वो सर्जरी में गया तो थोड़ा सा सर्जरी में मेरे चॉइस का यूनिट नहीं मिल रहा था, प्लस जो डॉक्टर बलवंत सिंह तुंग वहाँ के बड़े, अमृतसर में बड़ा उनका नाम, बड़े सर्जन, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं मेडिसिन में पीडियाट्रिक्स में करके फिर मैं वैसे ही करूँगा जहाँ पे इंटरवेंशन हो। तो फिर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में, कि जहाँ पे सर्जरी के बराबर जब काम कार्डियोलॉजी का होता है, तो मैंने कहा भाई एमडी करके देन मैं डीएम करूँगा, वो भी कार्डियोलॉजी की और कोई नहीं। हालांकि उस वक्त था कि कोई गैस्ट्रो कर लो, नेफ्रो कर लो, तो मेरे को था, मैं कहने का नेफ्रो की और कुछ नहीं, कार्डियोलॉजी की करनी। डॉक्टर चुटानी के साथ मैंने काम किया, बहुत उनसे स्किल लिया, बहुत उनका मैंने सीखा। तो उनको भी मैंने बताया कि मैंने कार्डियोलॉजी की डीएम ही करनी है, मेडिसिन में रजिस्ट्रार करके। तो फिर मैं मेडिसिन में 2 साल रजिस्ट्रार की, फिर उन्हीं के डीएम की तैयारी करके फिर डीएम में एंटर किया। तो मेरे को डीएम में इंटरवेंशन का बहुत था, अब भी मेरे को इंटरवेंशन का बहुत शौक़ है और बड़ा मैं उसको आनंद से करता हूँ। थोड़ा सा मे बी गॉड ग्रेस, थोड़ा हाथ को मैं काफ़ी फाइन ट्यूनिंग से, जो भी एंजियोप्लास्टी है, पीछे हमने एक पेटेंट भी किया, एक अपना टेक्निक क्रॉसिंग द कम्प्लेक्स कॉर्नियल लीजन विद ए सिंपल फ्लो गाइडेड टेक्निक, तो उसको हमने नेशनल पेटेंट किया है, उसको इंटरनेशनल पेटेंट भी करेंगे। तो वो था कि एक फ्लो से ही वायर अपने आप चली जाती है, जो कि किसी टाइम को मिनट्स, 5 मिनट से आधा घंटा लग सकता है, वो 5-10 सेकंड में क्रॉस कर जाती। तो उससे हमने एंजियोप्लास्टी को इतना पेशेंट फ्रेंडली बना दिया कि 15-20 मिनट में एंजियोप्लास्टी, इवन कम्प्लेक्स कार्डियक शॉक है, वो भी प्रोसीजर जल्दी से जल्दी करने से तो आउटकम बेटर हो गई, तो रिजल्ट बेटर, एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने कार्डियोलॉजी को आगे, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, और इसी से फिर मैंने जब देखा कि उनके पेशेंट को फ़ायदा हुआ है, जब हमने इसको टेक्निक को सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो सेम सेकेंडरी प्रिवेंशन कैन बी अप्लाइड टू द जनरल एज ए प्राइमरी प्रिवेंशन ऑल्सो, बिकॉज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। इनफैक्ट चाहे जो भी हम इंटरवेंशन करते हैं, ट्रीट करते हैं, अगर हम सिर्फ ट्रीट ही करते रह जाएं तो इतना पेशेंट हो जाएगा कि कोई भी कंट्री उसको नहीं कर सकता। इवन एशियन कंट्री में तो इतना है कि 2020 तक अगर इसी पेस पे चलता रहा तो हर तीसरे बंदे को हार्ट अटैक होगा, हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ होगी। तो कितनी यंग एज में आजकल हम हार्ट अटैक देख रहे हैं, कितनी यंग में डायबिटीज़। तो इससे ये कंसेप्ट से ये काफ़ी डिलेड हो जाएगा, लेट होगा, मे बी प्रिवेंट, काफ़ी डिजीज़ का बर्डन कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कभी अपने इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप ऊब भी जाते हैं, और उस ऊब से बचने के लिए अगर आप ऊबते हैं तो कुछ अपनी कुछ हॉबीज़ भी आपने पाल रखी हैं? जैसे कभी कभी, वैसे तो हमें काम करने से कभी भी ऊबते नहीं जी, जैसे काम करने से बन जाती है, एक रास्ता बन जाती है। जो कर्म योगी होता है वो कर्म से, काम करने से नहीं ऊबता जी। पर अगर किसी टाइम पे उसने ये देखा हो कि पेशेंट के पास पैसे के बिना उसकी डेथ हुई है या कुछ हुआ है, तब आप ऊबते हैं जी। तब आप इतना काम करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, अगर उसके पास इतना पैसा होता तो इसकी ये डेथ ना होती। तब आप वो काम करके, उससे अगर आप काम करके आपका रिजल्ट आ गया तो आप इतना गुड फील करते हैं, इतना अच्छा फील करते हैं, तो आप कोई भी रिक्रिएशन को भूल जाते हैं। मतलब कि आपको काम करने के बाद, चाहे हम 2 बजे रात को एंजियोप्लास्टी 3 बजे करके आएँ, पेशेंट अगर सारा ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, उसके बाद सब कुछ है, तो हमें पता नहीं, संतुष्टि इतनी होती है कि चाहे हम कुछ भी और कहीं। पर अगर कोई पेशेंट के पास पैसे नहीं, इमरजेंसी में हमें पता लग रहा है कि ये डिले हो रहा है, कि फाइनेंस की प्रॉब्लम, या कहीं हमने देखा विलेज में भी देखा, तो उस वक्त हमें थोड़ी सी लगती है कि तकलीफ होती है। तब हम एक किस्म के लगता है कि लाचारी महसूस करते जो गैप है ट्रीटमेंट का, रिच एंड पुअर का, ये नैरो होना चाहिए, और सभी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। और जब हम कभी होता है तो हम थोड़ा बच्चों को लेके कभी घूमने चले गए जब वीकेंड पे, तो यही हमारी रिक्रिएशन है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। एक बेटी नर्सरी में पढ़ती है जी, वो सेक्रेड हार्ट में है जी। अब बेटी LKG में, बेटा नर्सरी में है जी, वो सेंट कबीर में है जी। और आपकी श्रीमती जी क्या करती हैं?
वो भी डॉक्टर हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी। इनफैक्ट उनका भी बड़ा योगदान रहा कि ये मेरे इस राइटअप के लिए, कॉपीराइट के लिए, जी। इसमें जैसे कभी टेबल पे डिस्कशन होने, वेरियस थ्योरीज डिस्कस होनी। यानी आपने सिद्ध कर दिया कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हाँ, यस यस आपकी धर्मपत्नी का, आपकी अर्धांगिनी का पूरा योगदान है। यस। डॉक्टर साहब, आज आपने हमसे इतनी बहुमूल्य बातें की, इतना हमने आपका बहुमूल्य समय लिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।